जितनी हमारी कैपेसिटी, जितना हम फिल्टर करें वो 100% पानी जयपुर के अंदर दे रहे हैं। जितना हमारे पास लीकेज, आप मैं समाधान बता रहा हूँ मैं आपको, पहले आप पूरी बात समाधान तो ये नहीं कि मैं कोई फूक मार दूं या मैं महाराज बन के तुरंत आपको तुरंत लाके वो करूँ। जो मेरे पास जो पानी उपलब्ध है उससे मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, उसमें कहीं ना कहीं बेईमानी हो रही है उसको सुचारू करेंगे। कहीं लीकेज हो रहा है उसको हम रोकेंगे, कहीं चोरी हो रहा है उसको रोकेंगे, पानी का तो वही करेंगे। तो अब आपने जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का पूरा बयान सुना। अब तक आपने सोशल मीडिया पर सीधे बयान सुना था, उसमें वो हिस्सा कम ही लोगों ने दिखाया जिसमें उन्हें बीच में टोका गया। टोके जाने पर कन्हैयालाल चौधरी ने वो बयान दिया जिस पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। अब देखिए, या तो मंत्री जी टोका टाकी से खींच गए और झुंझलाकर बयान दे दिया, या फिर फ्रेंडली तरीके से बात समझाने के लिए वो कह गए जो नहीं कहना चाहिए था, या फिर वो सब बेबसी ने कहने पर मजबूर कर दिया। सिस्टम जो आज तक प्रदेश में चला उसकी ओवर ऑयलिंग की जरूरत है। क्या अब तक के सिस्टम का खामियाजा मौजूदा सरकार भुगत रही है, या दूरदर्शिता की कमी सचमुच आज की विकट स्थिति का कारण बन रही है? साथ ही प्रश्न यह भी कि क्या एक जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को चाहे कोई भी परिस्थितियां हो वो कहना चाहिए जो कन्हैयालाल जी कह गए? आज इसी पर चर्चा करेंगे। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का प्रश्नकाल में। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और मेरे साथ जुड़े हैं बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू जी, पंकज शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और मुकेश इंदौरिया जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। सबसे पहले मुकेश जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। पूरी घटना मैंने सुनाई। ऑलरेडी कन्हैयालाल चौधरी एक बयान दे रहे थे, उन्हें बीच में टोका गया। इस तरह की स्थितियां डिबेट्स में भी बनती हैं। कांग्रेस कई बार आजकल डिबेट्स में इस तरह की स्थितियों से दो चार होती है और उसमें कांग्रेस प्रवक्ता भी झुंझला जाते हैं, परिस्थितियां वैसी बन जाती हैं। कन्हैयालाल चौधरी उसी का शिकार बने, या सचमुच वो वही कहना चाहते थे जो कह गए? देखिए क्या है गोकुल जी, संवैधानिक पद पे बैठे हुए आदमी की किसी भी बात के दो मतलब निकाल लिए जाते हैं। और मैं जहां तक समझता हूं कि कोई भी मंत्री या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी कुछ भी बोलने से पहले उन पे मंथन करता है कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, कि उसका रिएक्ट होता है जनता के बीच के। और सभी संवैधानिक पद पे बैठे हुए पदाधिकारियों को और मंत्रियों को अपनी जो शैली है भाषा की उस पर नियंत्रण रखना चाहिए। लेकिन जो मंत्री महोदय ने जो बोला, मैं जहां तक समझता हूं कि उसको जिस तरीके से दिखाया जा रहा है उनका कोई उद्देश्य ऐसा नहीं लगता है कि वो इस मुद्दे से वो नाखुश हैं या बहुत इरिटेट हैं। अब जनता के सामने प्रेजेंट किया जा रहा वो एक अलग विषय है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत जैसे जो जानकारी है वो ऐसे व्यक्ति नहीं है कि इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करें। हाँ, देखिए इस बात पे तो क्लीन चिट नहीं दी जा सकती कि आपने ऐसा बोला क्यों। हालात का इशारा जरूर किया जा सकता है, उन्हें ये नहीं बोलना चाहिए था, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन सवाल वहीं आकर फंस जाता है कि जो जिस तरह से पोर्ट्रे हुआ, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की लगभग तारीफ जैसी कुछ चीजें अशोक गहलोत खुद कर चुके हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के बयानों पर कंट्रोल होना चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार हो। खुद गहलोत सरकार ने अपने मंत्रियों के बयानों का खामियाजा भुगता। पिछला इतिहास भी देख सकते हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की, नेताओं को अपनी जबान पे थोड़ा सा लगाम लगाना चाहिए। चाहे वो नाथी का बाड़े का विषय हो, चाहे ये हनुमान जी वाला विषय हो, तो इस विषय पे थोड़ा सा तो जो संवैधानिक पदों पे बैठे हुए हैं हमारे लीडर, उनको सोचना चाहिए, ये जरूर मैं कहूँगा। ठीक है, पंकज शर्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं इस सवाल के साथ आ रहा हूँ। देखिए, इसी तरह की परिस्थितियों से शांति धारीवाल भी दो चार हो चुके हैं, इसी तरह की परिस्थितियों से गोविंद सिंह डोटासरा भी दो चार हो चुके हैं, और आज कन्हैयालाल चौधरी भी हो चुके हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस पूरे क्लिप को देखने के बाद क्या कांग्रेस को लगता है कि थोड़ा हार्श स्टैंड हो गया है, या कांग्रेस को लगता है कि कांग्रेस जिस स्टैंड पर है वो सही है? देखिए स्वप्निल जी, मैं अपनी बात रखूं उससे पहले आपसे एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि आप मुझे मेरी बात रखने का पूर्णतः मौका देंगे। जी बिल्कुल। अब आपके सवाल पे मैं आता हूँ। डेफिनेटली कांग्रेस अपने स्टैंड पे कायम, और इसलिए कायम है कि जो राजस्थान में आज हालात बने हुए हैं, आप देखिए पानी, बिजली, स्वास्थ्य की पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है। किस तरीके से ये सरकार बिल्कुल असंवेदनशील हो चुकी है, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा कर चुकी है कि लगातार व्यवस्थाएं इनसे माकूल नहीं हो पा रही है, और इस तरीके के जवाब और इस तरीके की जनता के
मरहम पर एक तरह से नमक छिड़कने जैसा है, इस तरीके का स्टेटमेंट जख्मों पर कन्हैयालाल चौधरी जी ने दिया है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनको बात करनी चाहिए थी कि किस तरीके से जलदाय, किस तरीके को सुदृढ़ किया जाए, किस तरीके से जो बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ की जाए, क्योंकि हीरालाल नागर जी ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है कि नहीं वो था नहीं, ये थी कमी थी, केवल आरोप प्रत्यारोप करने का काम किया। उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके पास क्या रोड मैप है जिससे जो बिजली की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था इस समय राजस्थान में फैली हुई है उसको सुदृढ़ करने का काम करेंगे। देखिए, कुछ मुद्दों पे मैं एक बार ध्यान आपका आकर्षित करना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो जो लगातार बिजली का शॉर्टेज राजस्थान में हो रहा है, बिजली का शॉर्टेज ऐसा कभी नहीं रहा पहले राजस्थान की सरकारों में। बिजली आज भी सरप्लस है, लेकिन कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट इस सरकार की तरफ से हुआ है। मिसमैनेजमेंट मॉनिटरिंग में, उसका एग्जीक्यूशन में, पंकज जी, मैं आपको थोड़ा सा टोकना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा आपको टोकना चाहता हूँ। बात कंप्लीट कर दूं फिर आप नहीं, मैं पंकज जी, फिर होगा क्या ना कि आप ही का पॉइंट मैं मिस कर जाऊंगा। फिर देखिए, दो चीजें आपने कही, पानी बिजली की जो शॉर्टेज है ये 5 सालों में भी रही और रोड मैप 3 दिन में अप्लाई नहीं होते। मैं सरकार का बचाव नहीं कर रहा हूं, मैं एक नतीजे पर पहुंचना चाहता हूं। जो बिजली सरप्लस है वो ठंड में हुई समझौतों की वजह से वो तो देना भी, उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा देना भी पड़ रहा है। तो ऐसे में गहलोत सरकार अगर होती तो वो क्या डिफरेंट कर लेती जो उन्होंने 5 साल में नहीं किया? क्योंकि ये स्थितियां हर साल 2-4 होते हैं, हम लोग आप भी जानते हैं। बिजली कटौती पिछले साल भी हो रही थी गर्मियों में, उसके पिछले साल भी हो रही थी गर्मियों में, ट्रांसफार्मर तब भी जल रहे थे, पानी के लिए तब भी संघर्ष हो रहा था, पानी के लिए तब भी लड़ाइयां हो रही थी। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा आपके सवाल का जवाब दे देता हूं कि आपने कहा कि किस तरीके से एग्रीमेंट हुए। देखिए, एक आपको चीज क्लियर कर देता हूं कि जो भी बिजली से रिलेटेड बैंकिंग एग्रीमेंट्स होते हैं वो हर 3 महीने में रिन्यू होते हैं। हाँ, बिल्कुल हर 3 महीने में एग्रीमेंट होते हैं। जो 900 लाख मेगावाट बिजली वापस देनी है अदर प्रदेशों को, उसके लिए एग्रीमेंट इसी सरकार में हुए हैं। तो इस सरकार में इन्होंने क्यों वस्तुस्थिति का आकलन नहीं किया? 2-3 महीने पहले वस्तुस्थिति का आकलन हो जाना चाहिए था गर्मी से पहले। और हमारे गहलोत साहब मुख्यमंत्री रहते हुए काम करते थे, लेकिन पिछले 3-4 महीने से तो लगातार सरकार इलेक्शन के मोड में, आप देखिए जनवरी के बाद से तो खुद सीएम अभी तक मुझे लगता है कि जयपुर में रुके भी होंगे। रोज सुबह हेलीकॉप्टर में बैठते हैं, शाम तक ट्रेवल करते हैं। और इसी के बनस्पत आप देखेंगे कि जो जलदाय मंत्री है, ऊर्जा मंत्री भी लगातार स्टेट से बाहर थे। पिछले 15 दिन में जो स्थिति खराब हुई है वो कहीं ना कहीं लोगों की आक्रमण्यता की वजह से हुई है। पंकज भाई, अब बीजेपी को भी शामिल कर लेता हूं मैं डिबेट में। कृष्ण कुमार जानू जी, क्या आपको ये लगता है कि कन्हैयालाल चौधरी को अपना स्टेटमेंट वापस लेना चाहिए? क्या आपको लगता है? देखिए, क्योंकि किसी भी लिहाज में उस स्टेटमेंट को सही तो नहीं कहा जा सकता। देखो, बात के बीच में शब्द चुग लेना, किसी के शब्द पकड़ लेना, तो शब्द तो उनका चयन जो था वो ज्यादा अच्छा नहीं था। लेकिन पानी की जिस व्यवस्था पर उन्होंने जो प्लानिंग का प्रेजेंटेशन रखा है, जिस प्रकार के प्रबंधन की योजना को लेकर वो चल रहे हैं, जिस प्रकार ओटीपी से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, वस्तु स्थिति, फील्ड के सारे अफसरों को फील्ड में वहां पर जाकर के काम करने की स्थिति और पानी की उपलब्धता की जो स्थिति, और वैसे भी नल से जल योजना के अंतर्गत सरकार ने पानी के अच्छे प्रबंधन के लिए राजस्थान सरकार को 27,000 करोड़ रुपया दिया था। वास्तविकता तो यह है कि राजस्थान सरकार ने पिछले 5 साल में उसमें से खर्च कितना किया? 12-13,000 करोड़। सरकार चाहती ही नहीं थी कि पानी का अच्छा प्रबंधन हो और उसी का खामियाजा वर्तमान में सरकार जो आई है इसको इस 6 महीने में और 6 महीने में आने वाले इस समय में भुगतना पड़ रहा है। फिर भी जिस प्रकार का बेटर प्रबंधन का प्रोजेक्ट सामने आया है, निश्चित रूप से ठीक है। अब शब्द पकड़ करके शब्द महिमा करना, शब्द गुणगान करना, तो आपको लगता है कि उन्होंने कहा वो सही है? शब्द में छंद अलंकार लगाना, जिस प्रकार की टोका टोकी, पूरे संवाद को आप सुनेंगे तो भावार्थ समझ में आ जाएगा। टोकने वाले ने जिस भाव के साथ टोका, एक जिम्मेदार मंत्री के नाते उन्होंने उतना कठोर शब्दों में चयन नहीं करना चाहिए था, और जो हुआ है वो आपके सामने। नहीं, इसीलिए मैंने वो पूरा वीडियो दिखाया, मैंने किसी से कुछ छिपाया नहीं है मैं। लेकिन कृष्ण कुमार जानू जी, शब्द पकड़ लेना ये तो आप बहुत लंबे समय से आपकी पार्टी करते आई है ना, ये तो करते ही आई है, शब्द तो आप भी पकड़ते हैं। और जहां तक आपने बात किया कि प्लानिंग तो उन्होंने दिखाई ही नहीं जिससे हमें ये पता चल जाए कि बची हुई गर्मी ठीक ठाक रहेगी। उन्होंने तो सिर्फ ये बताया कि मेरे पास अभी इतना ही और मैं इतना ही कर सकता हूं। ये तो मजबूरी बताना हुआ, ये सोल्यूशन कहां हुआ? देखो, 2 बातें हैं। जिस प्रकार का सवाल पूछा गया था, जब आप एजेंडा लेकर किसी नैरेटिव के साथ किसी से पर्टिकुलर एंगल से सवाल पूछेंगे तो कई बार इस प्रकार के जो लोग होते हैं, कन्हैयालाल जी जैसे लोग, वो बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। लेकिन उन्हें अब राजनीति में वो मंत्री के पद पर हैं तो डिप्लोमेटिक भाषा का भी इस्तेमाल करना और सीखना पड़ेगा, ये बात सच है। और जिस प्रकार की ट्रेनिंग उनको फर्स्ट फेज में आप लोग दे रहे हैं, अच्छी बात। हाँ, लेकिन प्लानिंग का जवाब आपने नहीं दिया, प्लानिंग नहीं दिखी।
पूरी प्लानिंग का ब्लूप्रिंट अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप पर भेजूंगा। सरकार ने इस संबंध में जितना बड़ा ब्लूप्रिंट बनाया, अगर मैं वो सारा आपके सामने रखने लग गया तो सारा समय मेरे को अलॉट हो जाएगा। निश्चित रूप से व्हाट्सएप से लेकर ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लेकर पानी वितरण की, कहाँ ट्रेन की जरूरत है, कहाँ टैंकर की जरूरत है, पूरा ब्लूप्रिंट बना है। और उस ब्लूप्रिंट की इंप्लीमेंटेशन के लिए नीचे के अधिकारियों की लाइबिलिटी फिक्स हुई है और उन्हें वहां से फोटो भी भेजना है और ओटीपी भी देना है। ठीक है, आपने बहुत आसानी से पानी पर तो पूरा जवाब दे दिया। कांग्रेस की बोली बिजली की बात को आप भी गुल कर गए, ठीक वैसे ही जैसे प्रदेश के बड़े हिस्से में बिजली गुल है। जबकि छत्तीसगढ़ और कांग्रेस के संबंधों पर आपने बहुत ज्यादा वार किए थे, अब तो छत्तीसगढ़ में भी आप थे। अगर दूरदर्शिता होती तो मेरे ख्याल से उस तरह की स्थितियों का सामना अभी नहीं करना पड़ता। निश्चित रूप से बिजली उत्पादन में जिस प्रकार की अभिवृद्धि चालू रहनी चाहिए थी पिछले 5 साल में वो रुकी है। कांग्रेस बताए पिछले 5 साल में कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन बढ़ाया गया। कांग्रेस ने जितने मेगावाट बिजली का कंजम्पशन बढ़ा है, जितने कृषि कनेक्शन जारी किए, ये किया वो किया है, सारा का सारा बिजली उपकरण आज गांव में, शहर में, हर परिवार में हर साल बिजली के उपकरण खरीदे जाते हैं। लेकिन उस मात्रा में बिजली का अगर उत्पादन नहीं बढ़ाया जाएगा और ये बैलेंसिंग प्लानिंग अगर 5 साल में नहीं हुई तो एकदम से 6 महीने में फिर मुकेश इंदौरिया जी के पास जाना चाहता हूं। मुकेश इंदौरिया जी, अब सवाल ये उठता है, देखिए एक धड़े का कहना है कि भाई गलत था, नहीं कहा जाना चाहिए। दूसरा धड़ा कम से कम ये तो स्वीकार कर रहा है कि हाँ भाई इस तरह के पद पर बैठे व्यक्ति का कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन उसके पीछे मंशा कुछ और थी। वहां तक के रिएक्शंस तो अब समझ में आ गए। अब मैं आता हूं कोर इशू पर। कोर इशू अब यह है कि क्या सचमुच न भूतो न भविष्यति वाली स्थितियां इसी साल बनी है, जब गर्मी पिछली बार के रिकॉर्ड तोड़ रही हो, बिजली का लोड पिछली बार से ज्यादा बढ़ा हो। इस तरह की स्थितियों को देखते हुए क्या लगता है आपको, क्या सचमुच स्थिति हर बार से ज्यादा बिगड़ी हुई है या फिर इसे किसी पुराने इतिहास से कंपेयर किया जा सकता है? देखिए सफल जी, पिछला रिकॉर्ड देखेंगे तो पिछली सरकार में भी परिस्थितियां ऐसी थी। आप बदलाव कुछ महसूस नहीं हो रहा, धरातल पे कुछ दिख नहीं रहा। ये आप कह सकते हैं कि वर्तमान में ये सरकार को बने हुए अभी 100 दिन हुए हैं और आचार संहिता और जो चुनाव के अंदर समय व्यतीत हो रहा है, एक वो अलग विषय है। लेकिन जब आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो परिस्थितियां बदली कहाँ है? जनता तो जूझ रही है अभी भी। आज सोलर का जो विषय है सरकार का, उसको सब्सिडी आज तक जो सोलर अपने पैनल बिल्डर्स हैं उनको नहीं मिल पा रहा है, आम उपभोक्ताओं को नहीं मिल पा रहा है। और उसमें पानी का जो बूंद बूंद सहेजने वाली जो सरपंच ग्रामीण के अंदर जो योजना लेके आ रहे हैं वो धरातल पे उतर ही नहीं पा रही है। अगर हम रेन हार्वेस्टिंग वाटर को स्टोरेज की व्यवस्था प्रॉपर रूप से कर ले तो इस तरह की विकराल परिस्थितियां आएंगी नहीं। बारिश में हमें प्रचुर मात्रा में पानी मिलता है, लेकिन वो उस पानी का दोहन इतना हो जाता है कि हम उसका स्टोरेज ही नहीं कर पाते हैं। सरकार को ध्यान मूलभूत जो ये बीमारी जहां पे है उस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि सोलर हमारे पास प्रचुर मात्रा में प्रकृति से सोलर की व्यवस्था है, जो राजस्थान में तो भरपूर मात्रा में है। और बारिश के माध्यम से जो पानी हम स्टोरेज कर सकते हैं, ये सरकार से मैं निवेदन करूंगा, सरकार में बैठे हुए सभी अधिकारियों से, मंत्री से, कि इस पे गौर करें कि हर घर के अंदर टैंक बन जाए। पानी का जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो वाटर का जो रिसोर्सेज हैं, उसको अपन सेविंग करें तो आपको पानी की और बिजली की समस्याओं से तो निजात मिल जाएगा। लेकिन सरकार इस ओर ध्यान ही नहीं दे रही है, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो। पिछला इतिहास ट्रैक रिकॉर्ड कांग्रेस का उठा के देख लीजिए। अब ये सरकार अभी बनी है भाजपा की, हम इससे आशा करते हैं नहीं, तो अभी तक जो विजन चूका है उस विजन के आगे बढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता कि एक जो छोटा बजट, अभी तो पूर्ण बजट आना बाकी है प्रदेश का, उस छोटे बजट में अगर ये दिख जाता कि हम सोलर एनर्जी को हार्वेस्ट करने के लिए और उससे बिजली बनाने की दिशा में जो आज तक हम विपक्ष के तौर पर कहते आए हैं, उस दिशा में एक कदम बढ़ा रहे होते तो वो उस बजट में उसकी हल्की सी झलक दिख जाती। अब तो हम ये उम्मीद ही कर सकते हैं कि शायद पूर्णकालिक बजट में हो। बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये बिजली और पानी हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, और जिस तरीके से पर्यावरण के साथ में ये खिलवाड़ हो रहा है, अगर इन विषयों पे सरकार जागरूक नहीं हुई तो आने वाले समय में बहुत ही भयावह स्थिति होने वाली है। ठीक है, मैं पंकज जी आपके पास आ रहा हूं। अब सवाल थोड़ा तीखा करूंगा। पहले राउंड में मैं समझना चाह रहा था कि कन्हैयालाल चौधरी के बयान के स्टैंड पर कौन कहां पर है। मैं आपसे ये सवाल थोड़ा सा तीखा पूछूंगा। मैं कहूंगा कि हमने तो ये भी देखा ना
कि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ गहलोत राज था, तब हम किसी तरह का समझौता नहीं कर पाए। वो लोगों के जले पर नमक क्यों नहीं था? वो भी तो लोगों के जले पर नमक था। हम तो तभी से जूझ रहे हैं, जूझे जा रहे हैं, उसके पहले से जूझ रहे हैं। स्वप्निल जी, मैं आपकी बात कर रहा हूं, उससे पहले मैं एक जवाब आपको देना चाहूंगा कि आप सबने कल कन्हैयालाल चौधरी जी जो मंत्री जी हैं उनका स्टेटमेंट सुना होगा। मंत्री जी ने सबसे बड़ा आरोप अपनी सरकार के खिलाफ लगाया, जो द्रव्यवती नदी का प्रोजेक्ट था उसमें किस तरीके से हार्वेस्टिंग सिस्टम गड़बड़ाया, उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट को बताया गया। निर्माण पर उन्होंने कहा है, उसके पक्के निर्माण पर उन्होंने कहा है, उन्होंने हार्वेस्टिंग पर नहीं बोला है। हाँ, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं तो एक सबसे बड़ा रीजन उन्होंने बताया। दूसरी सबसे बड़ी बात, अभी भी कोई इस बात पे ध्यान नहीं रखता है कि कहीं ना कहीं संवेदनहीनता इस सरकार की रही है। देखिए संवेदनहीनता किस तरीके से रही कि जो जिम्मेदार पदों पर लोग बैठे हुए, ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के डायरेक्टर का पद अभी लगभग 2-3 महीने से खाली है, इसके अलावा एमडी का पद खाली है, इसके अलावा अगर आप बात करें तो चीफ इंजीनियर के पद खाली है, लास्ट में मुकेश बंसल जी हुआ करते, उसके बाद से लगभग लगातार पद खाली है। तो कहीं ना कहीं पानी और बिजली एक दूसरे को इंटरलेट करते हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं इतनी सारी गड़बड़ और इतना सारा सिस्टम फेलियर हुआ है। लेकिन इसको कोई मानने को तैयार नहीं। लेकिन कितने आयोग, कितने निगमों के पद तो गहलोत राज में भी खाली रहे लंबे समय तक। ये लगातार काली सिंध हो, ये लगातार अभी भी बंद पड़े हुए हैं, इन पे कोई काम नहीं किया गया है। लेकिन पंकज भाई, कितने ही आयोगों के, निगमों के पद खाली पड़े रहे लंबे समय तक गहलोत राज में। हालांकि उसका रीजन कुछ और था, लेकिन आप भी जानते हैं निगम आयोग का ऐसा इंटररिलेशन मैं पद खाली होने की बात करता हूं। जो जिम्मेदार पद है, ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का पद इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है, जो सुचारू रूप से बिजली। लेकिन आपने फिर भी वो जवाब तो नहीं दिया कि छत्तीसगढ़ से तो आप भी सॉल्व नहीं करे, वो जख्मों पर नमक क्यों नहीं था? नहीं, कौन सा जख्म नहीं था? मैं कह रहा हूं कि जब गहलोत राज में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की गवर्नमेंट होने के बावजूद उसका भी जवाब दे रहा हूं, आपके पॉइंट पे आ रहा हूं। अभी सुन लीजिए आप, अभी 5-7 दिन पहले एक रिपोर्ट आई कि किस तरीके से केंद्र सरकार इंडोनेशिया से अडानी के जो है अडानी पावर इंडोनेशिया से सस्ता कोयला खरीदता है, भारत सरकार को महंगी रेटों में वो कोयला बेचता है और उसके साथ वो कोयला इतना खराब है जिससे प्रदूषण भी फैलता है। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात आपने छत्तीसगढ़ की कही। देखिए राजस्थान में बिजली सुचारू रूप से प्रोवाइड करने के लिए हम लोगों ने छत्तीसगढ़ से प्रक्रिया की और उसमें भले ही हमें थोड़े ज्यादा दामों पर बिजली लेनी पड़ी, लेकिन राजस्थान की जनता को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं हो ये सुनिश्चित करने का काम राजस्थान। नहीं पंकज जी, नहीं पंकज जी, ये अभी मैं आपसे बार-बार ये चीजें दोहरा रहा हूं कि राजस्थान सरकार किसी भी तरीके से आप भी जानते हैं, जनता को आप भी जानते हैं बिजली कटौती को लेकर किस तरह की स्थितियां रही, किस तरह की स्थितियां रही। आज जब हमने प्रदेश में एक इलाके में लोगों को पानी जब पहुंचा वहां टैंकर से, उसके लिए 2 कॉलोनियां आपस में लड़ पड़ी, देखा। ये हमने 2023 में भी देखा, ये हमने 2022 में भी देखा, कोटा में देखा। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं आपको रोकना चाहूंगा। आप छोड़िए पूरे प्रदेश के, आप राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है उनके खुद का विधानसभा क्षेत्र सांगनेर की स्थिति देख लीजिए। 450 से ज्यादा कॉलोनियों में लाइट कटौती है, पानी की व्यवस्था चरमराई और सबसे बड़ी बात अपराध चरम पर है। लगभग 2300 से ज्यादा केस फाइल हुए जिसमें वाहन चोरी। यही रह रहा हूँ ना, और मैं तो यही रह रहा हूँ ना। तो आप देखिए पंकज जी, देखिए मैं भी तो यही रह रहा हूँ ना। मैं कह रहा हूँ कि आज भी अगर मेरी यहाँ लाइट जा रही है तो वो तो पिछले साल भी मेरी यहाँ लाइट जा रही थी। मैं अपनी बात का तो सबूत उदाहरण खुद ही हूँ ना। मैंने तो पिछले साल भी देखा और मैंने उसके पिछले साल भी देखा। लेकिन ठीक है, कृष्ण कुमार जानू जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। कृष्ण कुमार जानू जी, देखिए इसमें कोई दोहराए नहीं है। कल एक डिबेट मैंने लाई थी नागौर जिले की, जिसमें हमने ये इशू को उठाया था कि इस तरह से बार बार ट्रांसफार्मर जल रहे हैं तो क्या नहीं हो सकता। अब देखिए बहुत सिंपल सी प्लानिंग थी जो आसानी से समझी जा सकती थी। कहां कहां लोड बढ़ा है और कहां कहां लोड कम दिख रहा है, उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता था। ये बहुत बेसिक पॉइंट होता जिसको अगर सरकार समझ लेती तो आप 10-20% शायद समस्या को करेक्ट कर लेते। चाहता हूं मैं, बोलिए। एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूं अगर आप मुझे अलाउ करें। बोलिए। जो आप कह रहे हैं इसी पॉइंट पे आपकी बात करें, जो लोड वाला आप कह रहे हैं, लोड मिसमैनेजमेंट, मैं अभी 2 दिन पहले भी चर्चा में था। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन ये पता क्या रहा कि जस्ट आचार संहिता से पहले इन्होंने एईएन जेएनओ के ट्रांसफर किया और वो अभी तक प्रॉपर संभाल ही नहीं पाए। ठीक तरीके से ट्रांसफर ठीक है, मैं इसीलिए मैं उसी पॉइंट पर हूं, जो पॉइंट आप कह रहे हैं मैं उसी पॉइंट पर हूं और इसीलिए मैंने ये पॉइंट उठाया। कृष्ण कुमार जानू जी, मुझे लगता है कि बहुत क्या हुआ कि हम बहुत दूर दूर के सपने देख रहे हैं। ईआरसीपी, यमुना जल समझौता, ये दूर दूर के सपने हैं, ये कभी जाकर फलीभूत होंगे। आज हमें उसका फल नहीं मिलने वाला है।
ठीक है, आपने एक बीज बो दिया, मान लिया, लेकिन आज की परिस्थितियां भी तो देखनी है। आज भी तो कुछ ऐसा होना चाहिए ना, ऐसा पेड़ जिसके नीचे हम छाव ले सकें, ऐसी स्थिति। वो ये चीजें मिल पाती अगर हम मैनेजमेंट की ओर ध्यान दिए होते। क्या मैनेजमेंट स्तर पर भी सरकार से चूक हुई है? मैंने आपको उदाहरण दिया कहां पर मुझे लगता है, मैंने सीधा उदाहरण दिया है, मुझे लगता है आप घुमा फिरा के नहीं बोलेंगे। स्वप्निल जी, बिजली का ट्रांसफार्मर जलना, इसमें लोड एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन वर्तमान में सबसे बड़ा फैक्टर प्रकृति है। जब 48, 49, 50 डिग्री टेम्परेचर है और खुले में ट्रांसफार्मर के लोड की गर्मी और पर्यावरण की गर्मी दोनों मिलती है, तो निश्चित रूप से ये घटनाएं होती है। इस सारे में जिस प्रकार का मैनेजमेंट प्रबंधन होना चाहिए होता लेकिन था, रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जा उसमें सकता कोई था। बदलाव सरकार नहीं कर पाई। लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूशन तो किया जा सकता था। बिल्कुल किया जा सकता था, लेकिन जितने दिन का सरकार का कार्यकाल है उस कार्य में जिस प्रकार की परिस्थिति आचार संहिता के कारण है, बहुत सी बातें हैं जिनको सरकार करने चाहकर भी 4 जून तक नहीं कर पाएगी। और ये सारा जो हमारा सारा फ्रेमिंग है, नहीं, लेकिन ये गाइडलाइन देखिए यहां पर आती है दूरदर्शिता, यहां पर आती है दूरदर्शिता। ये चीजें तो हम जानते हैं, हर साल गर्मी आती है, हर बार पिछली बार का रिकॉर्ड टूटता है, तो हम कुछ बेसिक प्लानिंग तो पहले ही करके रख सकते थे। कम से कम कागज चले जाते तो आपको ये पता होता कि 4 जून के बाद किस किस पर कार्रवाइयां करनी है, किसने सरकार के आदेशों को सीरियस नहीं लिया। आज तो हम उस स्थिति में भी नहीं है। देखो स्वप्निल जी, अगर आपने जलदाय मंत्री जी का बयान सुना होगा तो उनको जो वित्तीय सैंक्शन और वो मिली 15 तारीख को और 16 तारीख से आचार संहिता लागू हो गई। तो जिस प्रकार की स्थिति है, सरकार निश्चित रूप से, आप ये कहिएगा कि सरकार ने प्लानिंग ठीक नहीं किया, लेकिन जो सारा सिस्टम था दिसंबर में राज्य की विधानसभा के चुनाव थे और उसके बाद अप्रैल से आचार संहिता 16 अप्रैल से लोकसभा की लग गई, तो सरकार को काम करने, विचार करने, प्लान करने का जितना समय मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाया। 4 जून के बाद इस सारे गर्मी के सिस्टम में आपको वो राहत मिलेगी। तब भी रिपोर्ट कार्ड बनेगा, परमिशन जारी कर तब दी भी गई है। रिपोर्ट कार्ड बनेगा, तब भी अभी विपक्ष नजर मुख्यमंत्री रखेगा डायरेक्ट और तब भी मॉनिटरिंग कर रहे लोकतंत्र हैं का ये और चौथा परमिशन जारी हो गई। स्तंभ अपनी भूमिका निभाने के लिए इन चीजों पर नजर रखता रहेगा और समय समय पर सवाल उठाएगा। मैं क्लोजिंग कमेंट के लिए मुकेश इंदौरिया जी आपके पास आ रहा हूं, वापस कन्हैयालाल चौधरी के बयान पर लौटते हुए। मुझे बहुत अच्छे से याद है सुप्रीम कोर्ट ने एक अरावली के मसले को लेकर यह कहा था कि भाई पहाड़ियां गई कहां, हनुमान जी तो नहीं ले गए। वो कमेंट फिर भी सटीक था और तंज महसूस होता था कि हाँ लगा है ये चोट करेगा। लेकिन कन्हैयालाल जी का जो स्टेटमेंट था ये उस तंज के आसपास भी जाकर नहीं ठहर रहा। इसका कोई बचाव नहीं हो सकता। मुझे लगता है मुख्यमंत्री भजनलाल को कॉग्निजेंस लेकर समझाना चाहिए कि अगर हम आम लोगों से जुड़ रहे हैं और मेरी छवि आम लोगों के बीच की है और अगर प्रदेश सरकार को आम लोगों की सरकार की छवि बनानी है तो इस तरह के बयानों से बचना बहुत जरूरी होगा। क्लोजिंग कमेंट मुकेश जी। बिल्कुल स्वप्न जी, आप सही कर रहे हैं। संवैधानिक पदों पे बैठे हुए सभी मंत्रियों से, विधायकों से जनता बहुत उम्मीद करती है और अगर वो किसी भी प्रश्न का जवाब देते हैं तो उसका एक वजूद होता है कि वो क्या बोल रहे हैं और उसको सुना जाता है। तो और वर्तमान में जो मंत्री जी का स्टेटमेंट आया है ये वाकई थोड़ा सा अशोभनीय है, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि सरकार इस मुद्दे पे गंभीर है और आगे इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं आएंगे। ये इनका आपसी विषय है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन जनता त्रस्त है, ये तय बात है। गर्मी से बिल्कुल बिजली कटौती और आगे अब बारिश का सीजन भी आ रहा है। हाँ। तो बारिश के सीजन के अंदर भी बारिश के जो पानी है उसकी कैसे क्या ये रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम कर सकते हैं, इस पे जागरूकता लानी चाहिए। और एक ये सौर ऊर्जा का जो अपना दूरदर्शिता की जरूरत है, समय कम ही रहेगा। मैं बता रहा हूँ दूरदर्शिता की जरूरत है, समय कम ही रहेगा। अभी तो 2-3 बार और भी आचार संहिता लगनी है। करनी चाहिए सरकार को और गंभीरता से करनी चाहिए और धरातल पे काम दिखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था प्रश्नकाल। नमस्कार।